नमस्ते दोस्तों आज के हमारे गेस्ट है मिस्टर नकवी सैयद मुजाहिद अली, एडवोकेट फ्रॉम जयपुर. ही इज़ अ डायरेक्टर ऑफ किडनी वॉरिस फाउंडेशन and president of Kidney Care Foundation Society, and also he is a kidney transplant patient. Let's welcome him, Mr. Naqvi Sayyid Mujahid Ali. नमस्ते सर, कैसे हो सर आप? मैं भगवान का शुक्र है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर आप एक किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट है, आपको कौन से साल में पता चला कि किडनी काम नहीं कर रही है? मैं अपनी आपको हिस्ट्री बता दूं। हाँ जी। एक्चुअली 2007 में 2007 में मेरे थोड़ा सा बैकएक था, तो एक जो नॉर्मल चेकअप में करवाता हूँ 6 मंथली पूरी फैमिली का चेकअप जो होता है उसमें करवाया, तो मेरा 2007 में क्रिएटिनिन 2.9 आया था। ओके। हाँ, तो मैं क्रिएटिनिन शब्द भी नहीं सुना था उस वक्त। और उस वक्त मेरी उम्र 53 इयर्स थी। ओह हाँ। ठीक है, तो 2007 में 50 इयर्स थी मेरी एज। ओके, तो जब मेरा क्रिएटिनिन बढ़ाया तो मैंने अपने मेरे फ्रेंड डॉक्टर से हैं मेरे, तो उनसे पूछा, मैंने कहा यार ये क्या है कि ना आपके किडनी में कोई प्रॉब्लम है? मैंने कहा मुझे तो कोई भी चीज महसूस नहीं होती है कि मेरे कोई किडनी में प्रॉब्लम है, तो मैंने रिपोर्ट गलत भी हो सकती है। मैंने दूसरे डायग्नोसिस सेंटर जाकर दूसरी रिपोर्ट और करवाई, उसमें भी मेरा 2.8 2.93 आया, तो ये कंफर्म हो गया कि मेरा किडनी खराब हो गया है। तो मैंने पूछा कि भाई अगर किडनी खराब हो गई तो यकीनन इसका ट्रीटमेंट भी होगा, भगवान अगर बीमारी देता है तो यकीनन उसका इलाज भी देता है। तो मैंने कहा इलाज क्या है इसका, कि ना खैर मैं नेफ्रोलॉजिस्ट के पास गया। नेफ्रोलॉजिस्ट ने कहा कि ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले आपकी बायोप्सी होगी, बायोप्सी के बाद ही जब हमें रीजन पता चलेगा कि किस रीजन से आपकी किडनी डैमेज हुई है तो ही हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने वेरी नेक्स्ट डे अपना बायोप्सी करवा ली। बायोप्सी में 2 दिन बाद रिपोर्ट आई कि हाइपरटेंशन की वजह से मेरे किडनी इफेक्ट हो गए हैं। तो ट्रीटमेंट शुरू किया, और यहाँ मेरे नेफ्रोलॉजिस्ट ने 2007 से 2010 तक जो मुझे ट्रीटमेंट दिया उससे मेरा क्रिएटिनिन मेंटेन रहा और 3 के आसपास ही चलता रहा। फिर उसके बाद ये आफ्टर 2010 में 2009 में ही दिसंबर में मेरा 3.5 से एकदम 5 6 7 पहुंच गया। तो मुझे थोड़ा फिक्र हुआ। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास, उनको बताइए अब मुझे क्या करना है। तो उसने कहा कि सिर्फ और सिर्फ इसका ट्रांसप्लांट ही एक ट्रीटमेंट है, ट्रांसप्लांट के अलावा और कुछ नहीं है। मैंने कहा ठीक है, ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट है तो मुझे ट्रांसप्लांट कराना है। तो कहना ठीक है, आप किडनी का इंतजाम कर लीजिएगा, आपका ट्रांसप्लांट हो जाएगा। इसी दरमियान मैं अहमदाबाद भी आया था। अहमदाबाद में भी डॉक्टर हिमांशु पटेल हैं, मैंने उन्हें भी दिखाया था। तो उन्होंने भी कहा कि आप फिस्टुला बनवा लीजिए, आपका ट्रीटमेंट शुरू होगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने देखा कि कहाँ मेरा ट्रांसप्लांट कराना है, मुझे अहमदाबाद करवाना है, जयपुर करवाना है, चेन्नई करवाना है, सिंगापुर करवाना है, कहाँ करवाना है। खैर मुझे यहाँ जयपुर में ही सबसे ज्यादा फायदा लगा कि जयपुर में सारे घर वाले हैं, सारे डॉक्टर जानने वाले हैं, सब लोग अपने घर वाले हैं, इसलिए मुझे जयपुर में करवाना चाहिए। बहरहाल मैंने अब फिस्टुला बनवा लिया प्राइवेट हॉस्पिटल में, मेरे एक दोस्त का हॉस्पिटल है, तो वहां मैंने फिस्टुला बनवा के, और 21 दिन बाद इसकी डायलिसिस शुरू हुई। लेकिन मुझे अर्लीस्ट करवाना था ट्रांसप्लांट, तो मैंने घर पे आके कहा भाई मुझे ट्रांसप्लांट करवाना है, किडनी चाहिए। मेरे घर वालों ने सभी ने कहा कि बिल्कुल किडनी आपको मिल जाएगी। तो डॉक्टर के पास जाइएगा। डॉक्टर के पास गए तो वहां 28 आदमी जाके लाइन में खड़े हो गए कि साहब किडनी जिसका अच्छा, आप क्या, हम किडनी देने को तैयार हैं इनके लिए, और आप हमारा किडनी ले लीजिए। कि अगर आप लोग सब तैयार हैं तो आप अपना मैचिंग करवाइए। ब्लड मैच करवाया, भगवान का शुक्र है उसके अंदर से 11 आदमियों का मैच हो गया। मेरी सिस्टर्स भी उसके अंदर भी और थी। तो एक मुझसे छोटी सिस्टर थी, उसका मेरा 99.9% जो है मैचिंग हो गया, और वो तैयार हो गई, उनके हस्बैंड भी तैयार हो गए, और सिर्फ मेरी 11 या 12 डायलिसिस हुई, और 17 मार्च 2010 को मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हो गया जयपुर में। हाँ, जयपुर में मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। मैं 12 दिन हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद घर पे आया। मेरा स्ट्रिक्टली मैंने डॉक्टर्स को फॉलो किया
जिसकी वजह से आज मैं स्वस्थ हूँ। मेडिसिन मैंने टाइम पे ली, रेस्ट्रिक्शंस जो मेरे प्रोटीन के रिस्क थे उन सबको मैंने फॉलो किया। एंड भगवान का शुक्र है कि आज मैं 11 साल होने जा रहे हैं। मैं स्वस्थ हूँ, सारी चीजें हैं। मेरे स्वस्थ रहने का एक सबसे बड़ा कारण जो मैं मानता हूँ, दवा तो अपनी जगह है, मेडिसिन तो अपनी जगह है, लेकिन दुआ से ज्यादा काम चलता है। बिल्कुल। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद ही अपना एक मिशन बनाया कि मुझे किडनी मरीजों की सेवा करनी है। उसके बाद मैंने यहाँ राजस्थान में एक सोसाइटी बनाई, किडनी केयर फाउंडेशन सोसाइटी। उसके तहत जितने भी किडनी मरीज थे उनको मेरे ग्रुप में लिया। मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ, वहाँ उनकी काउंसलिंग करता हूँ। डायलिसिस सेंटर में जाके, या जो किडनी वाले परेशान होते हैं तो मैं उनके घर पे भी जाके उनकी काउंसलिंग करता हूँ, उन्हें बताता हूँ देखिए किडनी की बीमारी है, आप इधर उधर बिल्कुल भी न जाएं, किसी चक्कर में न पड़े। ट्रांसप्लांट इस प्रायोरिटी है, और अगर आप ट्रांसप्लांट नहीं है तो आप डायलिसिस पे जाइएगा। कम से कम किडनी की जगह जब किडनी आपकी काम करना बंद कर दी है तो ब्लड तो साफ होना जरूरी है शरीर में। अगर वो साफ नहीं होगा तो आपको नुकसान पहुंचेगा। किडनी केयर फाउंडेशन आपका क्या क्या काम करता है? क्या क्या इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है या कैसे अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है? ओके, किडनी केयर फाउंडेशन की मेन उद्देश्य तो यही है कि जो गरीब लोग हैं या जो मरीज हैं, उन्हें सही तरीके की काउंसलिंग नहीं होती उनकी, उनके बारे में पता नहीं था किडनी की बीमारी क्या है, इलाज क्या होगा, इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे बड़ा उद्देश्य हमारे किडनी केयर फाउंडेशन सोसाइटी का ये है कि हम लोगों को जागरूक करें। जो मरीज हैं उन्हें सही तरीका बताएं, जो मरीज हैं उन्हें सही चीज बताएं कि आपको क्या करना है। तो काउंसलिंग हमारा प्राइम उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य मैं आपको बता दूं जो मेरे ध्यान में है। देखिए, माफ करना, आजकल डॉक्टर हो, हॉस्पिटल हो या हो, सब जगह कोई फ्री के अंदर इलाज नहीं करता। एक सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ भीड़ लगी रहती है, क्योंकि हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम हर लोगों तक, गरीब लोगों का किसी का भी फ्री इलाज करवा सकें, फ्री में कोई काउंसलिंग करें। डॉक्टर जाते हैं, घर पे भी जाते हैं, पैसा तो लगता है। तो मेरा ऐसा और हमारी सोसाइटी का ऐसा मानना था कि एक मरीज किसी डॉक्टर को दिखाने जाता है, 100 रुपए दे, 500 दे, 1000 दे, वो 5 मिनट 10 मिनट के लिए तो वहाँ काउंसलिंग करा के आ जाता है। उसके दिल में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, वो पूरे भी नहीं हो पाते, वो आ जाता है। तो इस सोसाइटी के थ्रू हम साल में 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर को बुलाते हैं और सारे पेशेंट को बुलाते हैं। मिनिमम 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे हम एक हॉल के अंदर बैठते हैं और क्वेश्चन आंसर करते हैं एक दूसरे के। हम लोगों को गैदर करके नेफ्रोलॉजिस्ट को बुलाते हैं, डायटिशियन को बुलाते हैं, अपने न्यूरो सर्जन को बुलाते हैं, जिससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो उन्हें वो पता चलता है। तो इसमें एक मीटिंग करने पर जो मरीज हर डॉक्टर के पास जाके पैसे खर्च करके आता है और उसे समय भी नहीं मिलता, लेकिन उस मीटिंग में आके वो सारे क्वेश्चन आंसर करके अपने दिल की बात वो डॉक्टर से करता है, पेशेंट से वो अपने दिल की बात करता है। तो एक ही उद्देश्य रहता है। तो ये सब आप जयपुर में ही करते हो कि और भी इंडिया के पार्ट? अभी फिलवक्त ये हम जयपुर में ही करते हैं, लेकिन जोधपुर, अजमेर, क्या नाम से, चित्तौड़ या आसपास की जो हमारे वो है, वहां से भी लोग आ जाते हैं। क्योंकि अभी हम 2016 से हमने काम शुरू किया है, लेकिन अब धीरे धीरे इस चीज को हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपके अहमदाबाद के डॉक्टर मनोज कुमार, वो भी हमारी मीटिंग में, इस काउंसलिंग में 2 बार आ चुके हैं। ऑर्गन डोनर अवेयरनेस का भी काम। से फॉर एग्जाम्पल, किसी के घर वाले डर रहे हैं गुर्दा देने में, रिलेटिव्स डर रहे हैं, तो हमारी टीम जो है उस डोनर के पास जाती है, उसे सारी चीज बताती है। पर्टिकुलरली मैं खुद जाता हूँ, मैं अपने आप में देखता हूँ, देखो मैं रिसिपेंट हूँ, मुझे मेरी सिस्टर ने गुर्दा दिया, आज मेरा स्वास्थ्य कैसा हो रहा है। तो इससे लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं और वो सोचते हैं कि हाँ यार, वाकई आदमी इतना फर्स्ट क्लास हो जाता है, तो मुझे दे देना चाहिए। पहली चीज। दूसरी चीज, एक चीज मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक इंसान की जिंदगी बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर। एक इंसान की जिंदगी को बचाना पूरी इंसानियत को बचाना है। यानी कि इसका इतना बड़ा पुण्य है। अगर आपने किसी को नया जीवन दे दिया तो आप कितने भाग्यशाली हैं। देने वाले को कुछ भी नहीं होता, जो ऑर्गन डोनर होता है ना, उसके कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये भी साइंटिफिक तरीके से, मेडिकल के तरीके से सारा उन्हें समझाते हैं। 2 गुर्दे, भगवान ने आपको 2 गुर्दे दिए, एक अगर आप किसी को दे दोगे तो आपके शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी दिनचर्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके खान पीन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सारी चीजें हम समझाते हैं। मैं व्हाट्सएप ग्रुप भी चलाता हूँ, लोगों को घर पे जाकर किडनी के बारे में समझाता हूँ।
ओके, तो सर जब आपको ऐसे पता चला तो किडनी फेल हो चुकी है, आपकी पहले तो ये जानना चाहूंगी कितनी किडनी, दोनों ही किडनी फेल हो चुकी थी आपकी? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं किडनी के बारे में, जब भी किडनी की कोई डिजीज होती है तो इसके अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स में से छोटी छोटी जालियां होती हैं, वो टूटना शुरू हो जाती हैं। और हाँ, जब वो जालियां टूटना, नेफ्रॉन्स जिसे हम बोलते हैं, जब वो टूटना शुरू हो जाती है, तो प्रकृति ने वही चीज ऐसी रखी है जो रिकंस्ट्रक्ट नहीं होती। यानी कि वो दोबारा से, फॉर एग्जांपल अपनी कोई स्किन पे कट होता है तो वापस हीलिंग हो जाती है, नाखून काटते हैं नाखून बढ़ जाते हैं। लेकिन ये किडनी के जो नेफ्रॉन्स हैं, ये जब टूटना बंद होते हैं, टूटने शुरू होते हैं, तो टूटते ही रहते हैं, ये जुड़ते नहीं हैं। एक एक किडनी में तकरीबन 5-5 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं, 5 lakhs चलियां होती हैं छोटी छोटी, जो खून को साफ करने का काम करती हैं। और ये जब बीमारी आपका हाइपरटेंशन हो या डायबिटीज से जब भी होती है, तो दोनों किडनी को इफेक्ट करती है, किसी एक किडनी को इफेक्ट नहीं। एक किडनी को इफेक्ट नहीं करती, दोनों ही किडनी को इफेक्ट करती है, तो दोनों ही किडनी खराब होती हैं और वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। आपने छिवारा नाम सुना होगा, जो छिवारे होते हैं, डेट्स जो होते हैं, उसकी तरह से सिकुड़ जाती है और ये काम करना बंद करती है, इसके वर्किंग एफिशिएंसी बिल्कुल कम हो जाती है। तो उसका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ ट्रांसप्लांट ही है, ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई ट्रीटमेंट नहीं। तो जब आपको पता चला तो उस वक्त आपका मेंटल स्टेटस क्या था? पॉजिटिव थे आप कि नेगेटिव हो गए थे पूरे? मोर देन 100% पॉजिटिव। अरे वाह, क्या बात। भगवान का शुक्र है, इस मामले में मैं पहले से ही अपना अपना नहीं, सभी का वो है कि भगवान ने अगर बीमारी दी है तो यकीनन उसका इलाज भी होगा। दुनिया में कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं होती, बशर्ते कि आप उसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट ले लें। जी। और ट्रीटमेंट के साथ साथ जो जो भी डॉक्टर्स के डायरेक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको आपको 100% फॉलो करना पड़ेगा, तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। ओके, तो सर ट्रांसप्लांट के बाद जो रिजेक्शन होता है, अगेन फेलियर के चांसेस रहते हैं, तो वो आपके साथ हुआ क्या? नहीं, भगवान का शुक्र है, आज तक कभी मेरा क्रेटिनाइन जो है 1, 1.2, 0.9 बस इसी के आसपास घूमता है। और अभी तक तो, क्योंकि 11 साल होने जा रहे हैं, मैंने ऐसा महसूस नहीं किया। रिजेक्शन उन्हीं लोगों का होता है जो लापरवाही करते हैं, जो डॉक्टर्स को फॉलो नहीं करते हैं, जो मेडिसिन टाइम पे नहीं लेते हैं, जो रेस्ट्रिक्टेड फूड का सेवन करते हैं। तो इसलिए भगवान का शुक्र, मैं उसके अंदर पूरा पाबंदी से रहता हूँ और कोई ऐसी बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सर जो एंटी रिजेक्शन मेडिसिन है वो लाइफ लॉन्ग लेनी ही पड़ती है आपको? बिल्कुल लाइफ लॉन्ग। किडनी की जो मेडिसिन होती हैं, वो किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट के लिए जिंदगी भर लेनी होती है। उन मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। जैसे मुझे हो गया, साइड इफेक्ट्स ये है कि मैं स्टेरॉइड लेता हूँ, वाइसोलोन, जो शरीर में डायबिटीज को बढ़ाती है, शुगर को बढ़ाती है। मैं उसका पेशेंट हो गया 11 साल से। अब मेरी शुगर में थोड़ी, हर एलोपैथिक दवा के साइड इफेक्ट्स जरूर होते हैं, किसी से एसिडिटी होती है, किसी से क्या होता है। खैर वो सारी चीजें चलती रहती है, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से उसका ट्रीटमेंट लेंगे तो ये चीजें नहीं होंगी। और डाइट प्लान्स क्या क्या रहते हैं? आप नॉर्मल खाना खा सकते हैं या फ्रूट्स बिल्कुल। वगैरह? और देखिए, पहली चीज सबसे आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप में कोई इन्फेक्शन नहीं हो, इन्फेक्शन से बचें। अब इन्फेक्शन से बचने के लिए आप ताजा खाना खाएं, साफ खाना खाएं, समय से खाना खाएं। क्योंकि आपकी किडनी नहीं डली है, तो उसका कम से कम इस्तेमाल हो। से फॉर एग्जांपल, अपन कोई गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी का टायर खराब हो जाता है, और जब अपन दूसरा टायर डलाते हैं तो अपन यही सोचते हैं ना कि ये अच्छी से अच्छी जगह पर चले, कम से कम चले, जहाँ इस्तेमाल होनी चाहिए वहां इस्तेमाल चले, तो उस टायर की लाइफ ज्यादा होगी, उस व्हील की लाइफ ज्यादा होगी। द सेम ये है कि जो किडनी हमने दूसरा डलवाया है, किसी ने हमें दिया है, तो उसे संभाल के रखना है, उसकी केयर करनी है, उसे जो चीज चाहिए उसे देना है, दवा उसे चाहिए दवा देना है। कम से कम उसका यूज लेने के लिए कि हम लिमिटेड फूड खाएं, ये नहीं कि हम अनाप शनाप खाते रहें, ये खा लिया वो खा लिया, ना। जितना शरीर को चलने के लिए जरूरत है उतना ही फूड खाएं, उतनी कैलोरीज हम लें और उतना ही खाना खाएं। तो फ्रूट्स के और कुछ रहते होंगे ना जिसमें पोटेशियम कम हो या फास्फोरस कम हो, ऐसा कुछ? फ्रूट्स 2 ही अलाउ हैं ओह, डॉक्टर के लिए, एक तो पपीता और एक एप्पल। ओके। लेकिन ये भी ओवरलोड नहीं, सिंपल एक पीस रोज ले लिया, पपीता भी 1-2 भाग ले ली, ज्यादा नहीं लेना है। हर चीज आपको लिमिट में लेना है, जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो हमें नहीं लेना है।
तीसरी चीज, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आपको। किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट को अपना घूमने का समय निकालना चाहिए, वॉकिंग, आइदर मॉर्निंग वॉकिंग और इवनिंग वॉकिंग, दिस इज मस्ट। घूमने फिरने से, वॉक करने से आदमी अगर 40 मिनट्स पर डे अगर घूमेगा तो उसे न तो उसे ब्लड प्रेशर होगा, न डायबिटीज होगी, न उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, यानी हर चीज से महफूज रहेगा। और डॉक्टर का भी ये कहना है कि सुबह घूमने वाले के लिए 50% बीमारियां तो वैसे ही उसकी दूर हो जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, टेंशन लेस रहना है। मौत और जिंदगी खुदा के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं। बड़े से बड़े डॉक्टर को, बड़े से बड़े इंसान को मौत तो आनी, मौत बहक है, इसका समय निश्चित, इसलिए इससे डरना नहीं चाहिए, आएगी आएगी। लेकिन हमें जो भी उपाय बताए गए हैं स्वस्थ जीवन को गुजारने के लिए, वो उपाय हमें पूरे करने चाहिए। लापरवाही नहीं होनी चाहिए, टेंशन लेस हो, मुस्कुराहट हमेशा अपने चेहरे पर रखें। किसी से डरना नहीं, किसी चीज से फिक्र नहीं करना। जिंदगी जीने का नाम है। That's the spirit. आप बहुत पॉजिटिव हो सर। मैं पॉजिटिव तो हर इंसान को रहना चाहिए, और खासतौर से मरीज को तो रहना चाहिए। मरीज को पॉजिटिविटी जो है, इट्स आल्सो ए ट्रीटमेंट, लाइक वॉकिंग। जी बिल्कुल। भगवान ने, कुदरत ने इंसान को बहुत सारी ऐसी चीजें दी हैं कि बिना दवाइयों के भी आदमी स्वस्थ रह सकता है। किडनी की बीमारी यकीनन मेरी लापरवाही से हुई होगी, खाने का ध्यान नहीं रखा, किसी भी चीज का, जब कोई भी इंसान लापरवाह हो जाता है तो उससे बीमारियां लग जाती है, ये सही है। लेकिन ये, चूंकि मैं ये समझता हूँ कि भगवान के द्वारा दी हुई है, कहाँ क्या लापरवाही हो गई जिंदगी में, उससे ये होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो अगर हो गया ठीक है, कोई बात नहीं, उसको प्रॉपर तरीके से आप मैनेज कर लें, अपनी लाइफ आपकी बिल्कुल स्वस्थ रहेगी। टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, फिक्र करने से कुछ नहीं होगा। प्रॉपर तरीके से अपनी लाइफ को मैनेज कर लें, एवरीथिंग विल बी गुड। आई गेस पेशेंट को टेंशन नहीं लेना है, डॉक्टर है ना टेंशन लेने के लिए। हमको क्यों टेंशन लेना है? बिल्कुल। सर इसमें कुछ वाटर इंटेक का भी रहता होगा ना, कि डेली इतना वाटर ही लेना आपको, देखिए, पानी? ये वाटर इनटेक आपको ट्रांसप्लांट के पहले ध्यान रखना है कि आपका जिस्म में, आपके शरीर में जल की मात्रा ज्यादा ना हो। लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद शुरू के जो 6 महीने होते हैं वो क्रिटिकल होते हैं। क्रिटिकल का मतलब ये है क्योंकि इन्फेक्शन की चांसेस ज्यादा रहते हैं, आपको बहुत हिफाजत से रहना है, आपको बहुत सावधानी बरतते हुए रहना है, आपको हमेशा मास्क लगा के रहना है, आपको हमेशा साबुन से हाथ धोते रहना है। फर्स्ट 6 मंथ इज मोर चांसेस फॉर इन्फेक्शन। पहले 6 महीने इन्फेक्शन की ज्यादा होती है, उसके 6 महीने बाद आदमी थोड़ा और नॉर्मल होता है। लेकिन आफ्टर 3 इयर्स, जब 3 साल उसने स्वस्थ निकाल लिया और उसकी किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं, तो आदमी एज ए नॉर्मल हो जाता है। लेकिन एज ए नॉर्मल होने का मतलब ये नहीं कि लापरवाही शुरू कर। नॉर्मल मीन्स अपनी जिंदगी को वापस गुजारने का एक मौका आपको मिला है, उस मौके का फायदा उठाइए। अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए जो डॉक्टर अलाउ करे, जो एक स्वस्थ जीवन जीने की प्रक्रिया है, उसको अपनाएं। साफ खाना खाएं, गर्म खाना खाएं, लापरवाही न बरतें, कोई चीज अपनी ज्यादा न लें, एक लिमिट में लें। अब खाने के लिए नहीं जीना है, अब जीने के लिए खाना है। इतने किलोमीटर अपन को जितना है उतने अपन पेट्रोल जलाएं, पेट्रोल डलाएं और गाड़ी को उसी लिमिट से चलाएं कि मैक्सिमम एवरेज आपका निकले। मैक्सिमम एवरेज आपका निकलेगा तो आपकी गाड़ी अच्छी चलेगी। इसमें कुछ सर रहता होगा ना कि बीमार लोगों से दूर रहो, आपको इन्फेक्शन के चांसेस रहते हो? वो भी मैं बताऊं, फर्स्ट 6 मंथ तो हमें बहुत स्ट्रिक्ट है। ओके। पहले ट्रांसप्लांट के पहले जो 6 महीने होते हैं उसमें तो हमें बहुत कड़ी वो करनी पड़ती है, पालना करनी पड़ती है। कमरे में बंद रहे और मास्क लगा कर रहे, दूसरों से न मिलें, क्योंकि खांसी, जुकाम, बुखार, ये जो चीज होती है इससे कीटाणु हवा के अंदर आते हैं, तो वो आपके इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। इट मीन्स हम जो मेडिसिन लेते हैं वो मेडिसिन हमारी इम्यूनिटी को कम करने के लिए लेते हैं, और इम्यूनिटी को कम करने की वजह यह है कि जो एक नया किडनी, नया ऑर्गन हमारे शरीर में गया है वो सही रहे। जनरली जब नया ऑर्गन कोई आपके शरीर में जाता है तो और जो दूसरे ऑर्गन है वो उसे भगाने के लिए लगे रहते हैं कि ये नई चीज कहाँ से आएगी। तो उनकी जो कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता होती है ना,
अच्छा। कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता को कम करते हैं हम दवा लेके, इम्यूनिटी कम रखते हैं जिससे रहे। जब इम्यूनिटी कम करने के आप दवा ले रहे हैं तो आपको बीमारियों से बचना भी है, आपको इन्फेक्शन से बचना भी है, आपको स्वस्थ रहने के लिए अपनी पूरी चीज का ध्यान रखना है। दैट इज द रीजन। सो आपके अनुसार नॉर्मल लाइफ जीने में 3 साल लग जाते हैं आफ्टर ट्रांसप्लांट, नॉर्मल होने में, नॉर्मल होने में राइट। कितने टाइम बाद लाइक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं या? नहीं, वैसे तो ऑफिस तो आप 3 महीने बाद भी जा सकते हैं, 3 महीने बाद भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन प्रिकॉशंस जो हैं उसका सख्ती से आपको पालना करनी होगी। ओके। हम्म। आप उसमें कोई नहीं, क्योंकि आदमी ट्रांसप्लांट के बाद तो जब वो बेड से उठता है 3-4 दिन बाद, जब उसकी सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं तो वो मेंटली फिट रहता है, जिसके लिए से फिट रहता है, मेडिसिन अपना काम करती हैं। बस अब आपको इन्फेक्शन से बचना है। आप अपने ऑफिस जाए, ऑफिस को साफ सुथरा रखें, ऑफिस में ज्यादा लोगों को करीब ना बिठाएं, कहीं अगर आप किसी शॉप पे बैठते हैं तो दूरी मेंटेन करें। ये सारी चीजें अब हमें कोविड ने सिखा दिया है कि जब से कोविड आया है सब लोग सीख गए। हाँ, इसने इसने हमें सिखा दिया है कि हमें जिंदगी। अच्छा, कोविड के मामले में मैं किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के लिए एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि कोविड जो है ये एक ऐसी बीमारी जो हवाओं में तैरती है, हवाओं में रहती है। कोविड के मामले में आप सख्ती से वही जो आपके स्टार्टिंग के पॉइंट्स थे कि पहले 6 महीने में किस तरीके से रहता है, आप ट्रांसप्लांट के बाद उसी तरीके से आपको कोविड पीरियड में रहना है। कि कोविड में पता नहीं किस आदमी को इन्फेक्शन है क्या नहीं। बाहर कम से कम निकले, हमेशा अपने आप सफाई का ध्यान रखते रहे, लोगों से कम मिले जुले। ये ये कोविड के लिए भी एक गाइडलाइन है, खासतौर से किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के लिए, कि बिकॉज ही इज नॉट ए नॉर्मल पर्सन। वो एक बीमार आदमी है और ऐसी बीमारी से आया है जहां पर इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, इम्यूनिटी कम होती है। तो दूसरी ये है कि किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट के लिए मैं बात और कहना चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सके अपने वैक्सीनेशन करवा लें, टीके लगवा लें, वो बहुत जरूरी है। जितना जल्दी लगवा लेंगे तो उससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ के और कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता की पावर वो और बढ़ जाएगी। तो कोविड का जो वो है उससे बच सकते हैं। सो और कुछ आप मैसेज देना चाहोगे सर? हाँ, बिल्कुल। मैं मैसेज खासतौर से मैसेज तो पूरी इंसानियत के लिए है, पूरी मानवता के लिए है। और सबसे बड़ा मानवता के लिए यही है कि एक तो टेंशन फ्री रहें, किसी प्रकार का कोई टेंशन न रखें। नंबर 1, भगवान पे भरोसा रखें। जिसने पैदा किया है, जिसकी वजह से आप दुनिया में हैं, वही आपको मौत देगा, कब देगा ये वही जानता है। और उससे बचने के उपाय भी उसने आपको बताया कि आपको अपनी जिंदगी किस तरीके से गुजारना है, उसका सख्ती से पालन करें और प्रेम भाव से रहें, मुस्कुराते रहें, सबसे मुस्कुरा के बातचीत करते रहें। ये एक मेरा संदेश है कि एक मानवता को जिंदा रखने के लिए हमें आपस में प्रेम से रहना सीखें, मुस्कुराना सीखें, किसी तरह का कोई टेंशन हम दिमाग में ना हाँ जी, ताकि सारी बीमारियां अपने से दूर रहे। रखें। बिल्कुल 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 सपना जी। बिल्कुल। देखिए, मैंने जो चीज बताई, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने आपको बताया वॉकिंग का, मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक, इट शुड बी मस्ट। मैं ये खाली किडनी ट्रांसप्लांट के लिए हर आदमी को अपना शरीर को चलता रखने के लिए घूमने का एक जरूर वो बना लें। एक एक होता है टाइम टेबल। टाइम टेबल अपनी जिंदगी को एक ऐसा टाइम टेबल में सेट करें, सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना और लिमिटेड फूड खाना, इधर उधर नहीं भागना, टेंशन नहीं लेना। ये जो एक नॉर्मल बातें हैं उसका सख्ती से पालन करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और मेरा पैगाम तो यही है इंसानियत के नाम कि सब खुश रहें, टेंशन लेस रहें, आराम से रहें, किसी प्रकार का कोई अपने दिमाग के अंदर कोई भी चीज ना पालें। और आज की तारीख में एक स्पेशल मैसेज मैं और देना चाह रहा हूँ, जो राजनीति से तो प्रेरित नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको ये समझता हूँ कि आज हमारे देश के अंदर जिस प्रकार का माहौल हो रहा है, उस माहौल के अंदर चाहे वो किसी भी प्रकार की घृणा का माहौल है, तो उन सबसे बचें, दूर रहें। हम इंसान हैं, हम मानव हैं, हमें आपस में प्रेम से जीना है, हमें आपस में प्रेम से रहना। बहुत अच्छा मैसेज है। अक्सर लोग बहाना कर देते हैं ऑर्गन डोनेशन करते वक्त कि नहीं हमारा धर्म मना करता है, जबकि किसी का धर्म शायद मना नहीं करता है। नहीं नहीं नहीं, मैं मुस्लिम होने के नाते एक आपको रिलीजियस बात बता दूं। हमारा कुरान जो है वो एक पूरा जीवन है। कुरान के अंदर सारी चीजें बताई गई हैं और उस कुरान में ही ये कहा गया है
कि एक इंसान की जिंदगी को बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है। आज के 1400 साल पहले जब ये कुरान नाजिल हुआ था, मक्का में जब आया था हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में, तभी भगवान ने ये उपदेश दे दिया था कि एक इंसान की जिंदगी को बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर। तो जहां तक मुस्लिम समाज का, इस्लाम का जो है वो, तो मैं इस्लाम के साथ सारे धर्मों को बराबर समझता हूँ, सारे धर्मों को समान समझता हूँ। और समान समझते हुए कोई धर्म ये नहीं कहता कि आपकी वजह से किसी को परेशानी हो, या कोई धर्म ये नहीं कहता कि आप किसी को सुख न बांटे। अगर आप अपना कोई अंग दान करके किसी की जिंदगी दो, तो ये कितना बड़ा सौभाग्य है। बहुत बड़ा, सबसे बड़ा, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा। अगर आपकी वजह से, मैं तो इसे भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम समझता हूँ कि अगर मेरी वजह से किसी के चेहरे पे हंसी भी आ जाए, मेरी वजह से अगर किसी के, तो वो भी एक पुण्य है। ये सारी चीजें हैं। यहाँ पर अगर प्रॉपर तरीके से धार्मिक शिक्षा भी आदमी ग्रहण कर ले और उसका अनुपालन कर ले, तो मैं बता रहा हूँ दुनिया में किसी तरह की कोई चीज ही न रहे, सब खुश रहे आराम से। बिल्कुल अग्रीड। तो सर, हम आपको अहमदाबाद इनवाइट करते हैं। आपको हम अहमदाबाद इनवाइट करते हैं एंड देयर इज फ्री क्रूज ट्रिप फॉर यू। मोस्ट वेलकम। मैं जब भी आप इनवाइट करेंगे आई विल कम देयर, नो प्रॉब्लम। वैसे भी मैं कभी भी आया तो मैं जरूर आपसे मुलाकात करूंगा, आपकी सोसाइटी से, आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन से, आपके जो भी, वो आई विल बी देयर, पहली चीज। और अगर आप मेरी सेवा वहां पर किसी मरीज को किसी हॉस्पिटल में कहीं भी चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, आई विल बी देयर। मैं अपना सौभाग्य समझूंगा कि अगर मुझे वहां मौका मिला तो। आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं भी जुड़ना चाहूंगी आप लोगों से सबसे। और सपना जी, आप जब भी जयपुर तशरीफ लाएं, यू आर मोस्ट वेलकम। आपका स्वागत है, आप यहाँ सब कुछ। आपका भी स्वागत है अहमदाबाद में। शुक्रिया सर आपके समय के लिए। अरे थैंक यू। शुक्रिया फ्रेंड्स।